जिसे दुनिया कभी पर्शिया या फारस के नाम से जानती थी, वो मुल्क आजकल चर्चा में है। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ मानव सभ्यता के प्रमाण 4000 ईसा पूर्व से मिलते हैं। फारस में जिस शुरुआती सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं उसका नाम है एलामाइट सभ्यता, जो लगभग 2700 ईसा पूर्व से 539 ईसा पूर्व तक थी। एलामाइट सभ्यता दक्षिण पश्चिमी फारस की एक समृद्ध सभ्यता और प्राचीन साम्राज्य था। इसका केंद्र वर्तमान ईरान के खुजिस्तान प्रांत में था। एलामाइट सभ्यता का वर्णन इसकी समकालीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया की असीरियाई और सुमेरी स्रोतों में मिलता है। हालांकि इतिहासकार ये भी मानते हैं कि 1500 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ मध्य एशिया से आर्य आए थे, जिसकी वजह से इसे आर्याना कहा जाता था। आर्य घुड़सवारी करते थे और पशु रखते थे। आर्य तब आवेस्ता भाषा का प्रयोग करते थे, जिसका स्वरूप बदलते बदलते फारसी हो गया। इसके बाद ईरान ने लंबा सफर तय किया है। यहाँ आकेमेनिड साम्राज्य रहा, फिर पर्थियन साम्राज्य, फिर सासानी साम्राज्य रहा। 7वीं शताब्दी में अरब मुस्लिमों द्वारा फारस विजय के बाद सासानी साम्राज्य का पतन हुआ और इस्लामी राज्य की शुरुआत हुई। यह करीब 13वीं सदी तक चला। इसके बाद सफाविद साम्राज्य आया। सफाविद साम्राज्य की स्थापना 1501 में एक राजनीतिक राजवंश के रूप में हुई। यह इस्लाम का दूसरा महान साम्राज्य था। यह एक आधिकारिक शिया साम्राज्य था और 1501 से 1722 ईस्वी तक चला। इस साम्राज्य का केंद्र ईरान था, लेकिन यह अब के अजरबैजान, बहरीन, आर्मेनिया, पूर्वी जॉर्जिया, इराक, कुवैत, अफगानिस्तान, तुर्की, सीरिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के कुछ हिस्सों को भी शामिल करता था। 1722 में अफगानों के आक्रमण से इसका अंत हो गया। इसके बाद यहाँ अफशारिद और जंद राजवंश का शासन रहा, फिर काजार वंश और आखिर में पहलवी वंश का शासन रहा। काजार वंश के दौरान ही ईरान के कुछ हिस्सों पर ब्रिटेन और रूस का कब्जा हुआ। इसी दौरान साल 1906 की संवैधानिक क्रांति भी हुई, जिसका उद्देश्य संसद स्थापित करना और शाही अधिकार को सीमित करना था। साल 1921 में एक सैन्य अफसर रेजा शाह ने कजार वंश का तख्ता पलट किया और सत्ता पर काबिज हुआ। इन्होंने ईरान को आधुनिक बनाने के लिए कई कदम उठाए। साल 1926 में रेजा खान को औपचारिक रूप से राजा घोषित कर दिया गया। उन्होंने अपने नाम में पहलवी जोड़ा। इस तरह से पहलवी राजवंश की स्थापना हुई। साल 1935 में पर्शिया का नाम ईरान कर दिया गया। साल 1941 में रेजा खान के बेटे मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ईरान के शासक बने। साल 1963 में मोहम्मद रेजा शाह ने ईरान का पश्चिमीकरण करने के लिए द व्हाइट रिवॉल्यूशन लागू किया। अयतुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व में लोगों ने इसका विरोध किया। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान में पश्चिम का जबरदस्त प्रभाव था। ईरान उतना ही खुला हुआ देश था जितना कि पश्चिम के देश थे। ईरान को इस्लामिक देशों के बीच सबसे अधिक आधुनिक माना जाता था और ईरान का माहौल पेरिस या लंदन जैसे शहरों से किसी भी मायने में कम नहीं था। साल 1953 में अमेरिका और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने तख्ता पलटकर लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुज़्दिक को हटा दिया। वह ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण चाहते थे। अयतुल्लाह खुमैनी ईरान की तत्कालीन शाह मोहम्मद रजा पहलवी की सरकार को गैर इस्लामी मानते थे। साल 1962 में उन्होंने शाह की सरकार के खिलाफ बगावत की, जिससे वहां की सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। अयतुल्लाह खुमैनी को साल 1964 में देश छोड़ना पड़ा और 1979 तक वे देश से बाहर रहे। वे फ्रांस और इराक में रहे। सितंबर 1978 में ईरान में शाह पहलवी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए और धीरे धीरे मौलवियों के समूह ने प्रदर्शनों का नेतृत्व संभाला। इन्हें फ्रांस में रह रहे अयतुल्लाह खुमैनी से निर्देश मिल रहे थे। जनवरी 1979 तक पूरे ईरान में हालात गृह युद्ध जैसे हो गए और प्रदर्शनकारी निर्वासन में रह रहे अयतुल्लाह खुमैनी की वापसी की मांग कर रहे थे। जब हालात बेकाबू हो गए तो शाह को परिवार सहित ईरान से पलायन करना पड़ा। अप्रैल 1979 में जनमत संग्रह के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का ऐलान किया गया और नई सरकार चुनी गई। साल 1979 में अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के लिए अयतुल्लाह खुमैनी को मैन ऑफ द ईयर नामित किया। अयतुल्लाह खुमैनी ने ग्रैंड अयतुल्लाह का पद धारण किया और इसे आधिकारिक रूप से ईरान में उनके समर्थकों द्वारा इमाम खुमैनी के रूप में जाना जाता है। वह इस्लामिक देशों की दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने एक साथ राजनीतिक और धार्मिक नेतृत्व किया। 4 जून 1989 को
अयतुल्ला खुमैनी का निधन हो गया। अपने मृत्यु से पहले उन्होंने अयतुल्ला अली खुमैनी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जो आज तक ईरान में इस पद पर बने हुए हैं और वहां के सर्वोच्च धार्मिक नेता हैं। ईरानी क्रांति के तुरंत बाद ईरान और इराक का युद्ध हुआ, जो करीब 8 साल तक चला। इसने ईरान को हर मोर्चे पर नुकसान पहुंचाया। ईरान तबाह जरूर हुआ, लेकिन लोगों में एकजुटता की भावना आई। ईरान में इस्लामिक क्रांति के दौरान ईरान और अमेरिका के संबंध बेहद खराब दौर में पहुंच गए। अयतुल्ला खुमैनी के विचारों से प्रभावित ईरानी छात्रों के एक समूह ने 4 नवंबर 1979 को तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। 444 दिनों बाद 21 फरवरी 1981 को दूतावास में कैद 52 अमेरिकी बंधकों को रिहा किया गया। छात्रों की मांग थी कि अमेरिका ईरान के घरेलू मामलों में दखल देना बंद कर दे। अमेरिका ने अपने बंधकों को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ चलाया। इसके तहत स्पेशल कमांडो फोर्स का गठन कर अपने बंधक नागरिकों को तेहरान से निकालने का प्लान था, लेकिन यह ऑपरेशन शुरू ही नहीं हो पाया। बाद में अमेरिका ने यूएन से मदद मांगी और ईरान पर प्रतिबंध लगाए। साल 1980 में जब ईरान इराक युद्ध हुआ तो अमेरिका ने इराक का साथ दिया। बाद में अल्जीरिया ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की और जनवरी 1981 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत अमेरिका ने सभी प्रतिबंध वापस लिए और ईरान ने सभी बंधकों को 20 जनवरी 1981 को रिहा किया। इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में ईरान ने इराक पर हमला कर दिया। यह युद्ध करीब 8 साल तक चला। दोनों देशों को इस युद्ध से भारी नुकसान हुआ। ईरान को खास तौर पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस्लामिक क्रांति के बाद अभी देश संभला भी नहीं था कि युद्ध ने उसकी हालत खराब कर दी। युद्ध खत्म होने के बाद ईरान ने अपनी अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में ताकत झोंकी। साल 1997 में मोहम्मद खातमी ईरान के राष्ट्रपति चुने गए। मोहम्मद खातमी की सरकार जनता के लिए ज्यादा जवाबदेह थी और कई सुधार लेकर आई, जिसकी कट्टरपंथियों ने आलोचना भी की। साल 2005 में महमूद अहमदीनेजाद राष्ट्रपति बने, जो कट्टरपंथी सोच के थे। महमूद अहमदीनेजाद की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के कई फैसलों को वापस लिया। महमूद अहमदीनेजाद की सरकार ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हार्डलाइन ली, खासतौर पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया। साल 2009 में महमूद अहमदीनेजाद फिर से राष्ट्रपति चुने गए, लेकिन उन पर चुनावों में धोखाधड़ी का आरोप लगा। देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए, जिसे ग्रीन मूवमेंट कहा गया। साल 2013 में हसन रूहानी ईरान के नए राष्ट्रपति बने, जो थोड़े नरम रुख के थे। हसन रूहानी की सरकार ने दुनिया की बड़ी शक्तियों के साथ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के लिए समझौता किया, जिसमें ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करना था और बदले में पश्चिम के मुल्क उस पर से प्रतिबंध कम करने वाले थे। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ने ईरान को सीमित समय के लिए आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी, लेकिन इसका ईरान और अमेरिका दोनों तरफ विरोध हुआ। न्यूक्लियर डील के बावजूद ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों का आगे सामना करना ही पड़ा। साल 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से अमेरिका को अलग कर लिया। साल 2021 में कट्टर इस्लामिक विचार रखने वाले इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने। इब्राहिम रईसी को घरेलू और विदेशी दोनों मोर्चों पर विरोध का सामना करना पड़ा। आर्थिक अस्थिरता और महसा अमीनी की मौत के बाद के आंदोलन ने उनको मुश्किल में डाला। बाद में मई 2024 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी की मौत हो गई। ईरान में सरकार और व्यवस्था में धर्म और लोकतंत्र दोनों का समावेश है। ईरान के सर्वोच्च नेता अभी अयतुल्ला अली खुमैनी हैं, जिनके पास सरकार के सभी अंगों, सेना और न्यायालय की सर्वोच्च शक्तियां हैं। ईरान के राष्ट्रपति को भले ही जनता चुनती है, लेकिन उसे ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता और गार्डियन काउंसिल के सलाह और निर्देश से काम करना होता है। गार्डियन काउंसिल किसी भी सरकारी फैसले को यह कहकर वीटो कर सकती है कि यह इस्लामिक सिद्धांतों के खिलाफ है।